नमस्कार जोहार झारखंड के इस बुलेटिन में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। खबर धनबाद से, जहां पर जज उत्तम आनंद मौत मामले की सीबीआई जांच शुरू हो चुकी है और इस मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से सुनवाई होने वाली है। 6 अगस्त को मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार पर कड़ी टिप्पणी की थी। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान जज उत्तम आनंद की मौत को राज्य सरकार की विफलता बताया था। साथ ही धनबाद में कोल माफियाओं के सक्रिय होने के बाद भी जज को सुरक्षा न दिए जाने पर नाराजगी जाहिर की थी। वहीं केंद्र के साथ ही सभी राज्यों की सरकारों को भी जजों की सुरक्षा पर हलफनामा दायर करने के निर्देश दिए गए। इस पर 17 अगस्त को सुनवाई होगी और जज उत्तम आनंद मौत केस की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार को फटकार लगाई जाती हुई। और सहयोगी सुशील पांडे हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं। सुशील, पिछली सुनवाई में जिस तरह की तल्ख टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से झारखंड सरकार के लिए की जाती है, तमाम दूसरे राज्यों को जो हलफनामा दायर करने के लिए कहा जाता है, क्या अब ये माना जाए कि इस तल्ख टिप्पणी के बाद तब्दीली नजर आएगी? आज की ये सुनवाई बेहद खास हो जाती है। जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर से कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी न केवल काफी महत्वपूर्ण हो जाती है, बल्कि कहीं ना कहीं ये टिप्पणी उन तमाम जांच अधिकारियों और जांच एजेंसियों पर सवाल उठाने वाली भी होती है जो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा टिप्पणी की गई है। बहरहाल आज इस पूरे मामले में अहम सुनवाई सुप्रीम कोर्ट करने वाला है। इसमें जो अपडेट है वो यही है कि सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई ने सील बंद लिफाफे में अपनी जो स्टेटस रिपोर्ट है वो दाखिल कर दी है। हालांकि अपनी स्टेटस रिपोर्ट में सीबीआई ने अब तक जांच का क्या दायरा रहा, जांच के स्तर कहां तक पहुंचे, इन तमाम चीजों की जानकारी सुप्रीम कोर्ट को दी गई है। लगभग 11:30 बजे के आसपास सुप्रीम कोर्ट इस मामले की अहम सुनवाई करेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात इस मामले में यह है कि आज सीबीआई को ये बताना पड़ेगा कि आखिर जांच इस पूरे मामले में कहां तक पहुंची है। तो देखना बेहद अहम होगा कि सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई आज क्या कुछ बताने वाली है। वहीं स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से भी सुप्रीम कोर्ट को ये बताना है कि आखिर जो जज की मौत हुई है उस मौत में कहां तक स्टेट गवर्नमेंट की क्या कार्रवाई हुई, अरेस्टिंग अगर हुई है तो अब तक कितने लोगों की अरेस्टिंग हुई है, इन तमाम पहलुओं की जानकारी फिलहाल देनी। बिल्कुल, साथ ही साथ क्या हम इसे ऐसे भी देखें कि एसआईटी की जांच पर संतुष्टि जाहिर नहीं की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वहां पर भी जो जांच होनी चाहिए थी, जो गंभीरता दिखाई जानी चाहिए थी, जो प्रॉम्प्टनेस होनी चाहिए थी, वो नहीं बरती गई। एजेंसियों के ऊपर भी इस केस की बाबत एक अच्छा खासा दबाव नजर आता है कि आप इन्वेस्टिगेशन को किस तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं, कैसे आप इस जांच के एंगल्स को देख रहे हैं। और आज सीबीआई की जांच जो सील बंद लिफाफे में इस वक्त रिपोर्ट के तौर पर है, ये भी इस कड़ी में देखा और समझा जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर से कहीं ना कहीं जिस तरह अगर दिन दहाड़े एक जज की मौत हो जाती है और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि स्टेट में कोल माफिया काफी है, रूप से जांच एजेंसियों की कार्यशैली और स्टेट गवर्नमेंट में जो पुलिसिंग है उसकी जांच, उसकी कार्यशैली पर सवाल खड़ा होता है। सुप्रीम कोर्ट ने न केवल स्टेट गवर्नमेंट को फेल्योर के लिए कहा है, बल्कि सीबीआई को भी ये कहा था कि कई ऐसे मामले हैं जिसमें सीबीआई को भी पक्षकार बनाया गया है और जज को बाकायदा धमकी दी जाती है, लेकिन सीबीआई इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं करती है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट की ये तीखी टिप्पणी और सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी निश्चित रूप से जांच एजेंसी सीबीआई, गवर्नमेंट और तमाम जो एजेंसियां हैं उन पर बिल्कुल दबाव बनाएगा, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को लेकर काफी सख्त है और इसकी सख्ती से ही कहीं न कहीं ये जानकारी भी सामने निकल कर आएगी कि आखिर दिन दहाड़े धनबाद में जज उत्तम आनंद की जिस तरह मौत होती है, उस मौत के पीछे की वजह क्या रही और कौन कौन से लोग इसमें शामिल रहे और उन पर कब तक गिरफ्त जो है वो कसा जा पाता है। बहुत बहुत शुक्रिया सुशील इस तमाम जानकारी के लिए। धनबाद में हुई जज उत्तम आनंद की मौत मामले की सीबीआई जांच चल रही है और सीबीआई की टीम कल शाम हजारीबाग शिवपुरी स्थित जज के आवास पर पहुंची। सीबीआई की टीम लगभग 1.5 घंटे तक जज उत्तम आनंद के घर पर थी और परिवार वालों से इस पूरे मामले में बारीकी से डिटेल ली गई। धनबाद में बलियापुर थाना क्षेत्र के करमाटांड में कल एक दिव्यांग बच्ची के साथ दुकानदार ने छेड़खानी की थी। छेड़खानी के विरोध में मुकबधिर बच्ची के परिजनों और ग्रामीणों ने दुकानदार और उसके परिजनों पर पत्थरबाजी कर दी। घटना के समय एक वीडियो अभी इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है,
जो किसी शख्स ने इस वीडियो को कैप्चर किया। वायरल वीडियो में आरोपी दुकानदार और उसके परिजनों के द्वारा ग्रामीणों पर पत्थरबाजी की जा रही है, जो साफ नजर आता है। साथ ही लाठी डंडे से मारपीट भी की जा रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त, जहां पर दुकानदार की देखिए दबंगई कहिए इसे या फिर यहां जिस तरीके से इसने अपनी हनक दिखाने की कोशिश की, लोगों के ऊपर पत्थरबाजी की जाती है, लाठी डंडे चलाए जाते हैं, मारपीट की जा रही है। इस पत्थरबाजी में मुखिया और सरपंच गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका इलाज इस वक्त SNMMCH में चल रहा है। और पूरे मामले में 4 लोगों की गिरफ्तारी अभी तक हुई है और इनसे पूछताछ की जा रही है। वहीं पुलिस इस पूरे जांच पड़ताल के साथ आगे की कार्रवाई में जुट गई है। तो देखिए, पहले पीड़ित बच्ची के साथ यहां पर छेड़खानी की कोशिश दुकानदार की तरफ से होती है, लेकिन कानून का जरा भी खौफ इन लोगों में नजर नहीं आता है। इसके बाद ये दबंगई पर उतर आते हैं, बदमाशी पर उतर आते हैं। और देखिए, जो ग्रामीण थे उनके ऊपर ही, पीड़ित परिजनों के ऊपर ही हमला कर दिया जाता है, उनकी पिटाई की जाती है। मुखिया और सरपंच इस दौरान गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं, जो इस वक्त अस्पताल में इलाजरत हैं। पंचायत के मुखिया उनको कुछ विवाद था दुकान वालों से, शायद दुकान वालों के द्वारा उनको गंभीर रूप से चोटिल कर दिया गया है। वो अभी में भर्ती हैं और जो भी अभियुक्त लोग हैं जो मारपीट किए हैं उनको हम लोग थाने भिजवा दिए हैं और उनके साथ सख्ती से टेस्ट किया जाएगा और जो भी कार्रवाई। और सहयोगी संजय गुप्ता हमारे साथ इस वक्त धनबाद से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संजय, जो आरोपी दुकानदार है उसकी गिरफ्तारी हुई है क्या मामला दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है क्या? क्योंकि सामने सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल होता हुआ ये अधिकारियों तक भी पहुंची होगी, उनकी भी नजर पड़ी होगी। तो अपने सहयोगी से जुड़ने की हम कोशिश करेंगे। फिलहाल जरा एक नजर इस वीडियो पर भी, जो ये प्रमाणित करता है उस दौरान क्या हो रहा था। मुक बधिर बच्ची के साथ छेड़खानी करने की कोशिश ये दुकानदार करता है। परिजनों को जानकारी होती है, वो लोग यहां पर पहुंचते हैं, लेकिन पीड़ित परिजनों को ही मारपीट किया जाता है। देखिए, ये वो शख्स आपको तस्वीरों में नजर आ रहा होगा, किस तरीके से लाठी डंडे का प्रयोग किया गया, पत्थरबाजी की गई, लोगों के साथ मारपीट होती है। गिरिडीह में राजधनवार प्रखंड के ऊपर राजधनवार में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हो गई, जिसमें एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के लोगों को लात, घूसे और लाठी डंडों से जमकर पीटा। इस पिटाई में नाबालिग बच्चों को भी नहीं छोड़ा गया। इन तस्वीरों को देखिए, किस तरीके से इसमें बच्चे भी नजर आ रहे हैं और कैसे बेरहमी से इनकी पिटाई भी की जा रही है। लात, घूसे, जिसके हाथ जो लगता है वो इसका इस्तेमाल कर रहा है। बच्चों को मारा पीटा जा रहा है। नाबालिग बच्चे जिनको यहां पर बड़ी बेरहमी से सड़क पर घसीट कर मारा जाता है। 2 बच्चे गंभीर रूप से इस दौरान घायल हो चुके हैं और बताया जाता है कि कई दिनों से 2 पक्षों के बीच जमीन को लेकर विवाद था, तनाव भी बना हुआ था और इस घटना की जानकारी पुलिस को दी गई और पुलिस घटना स्थल पर पहुंचती और फिलहाल जांच की शुरुआत की गई है। लेकिन पीड़ित परिवार की ओर से राजधनवार थाने में 8 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराया गया। गिरफ्तारी अभी तक किसी की नहीं। से आ रहे थे, उसी दौरान अरविंद निषाद के घर के पास कोई डिब्बा फेंके मारा, उसके कारण हम लोग गिर गए हैं। उसके कारण 4 भूमाफिया लोग मिलके हम लोग को पूरा मारा है। कांची नदी पर बना बमलाडीह पुल ध्वस्त हो चुका है। मूसलाधार बारिश के बाद कांची नदी पर बना ये पुल देखिए किस तरीके से बह गया, टूट गया और इसके पीछे का भ्रष्टाचार जो है वो खुलकर उजागर हो गया। पुल का पिलर ध्वस्त होने के बाद पुल निर्माण को लेकर अब सवाल उठ रहे हैं। साथ ही साथ नदी में बालू के उत्खनन की वजह से पुल का पिलर कमजोर होने की बात भी कही जा रही है। बमलाडीह पुल का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता अविनाश कुमार ने। झारखंड में लगातार हो रही बारिश के बाद पुल के टूटने का सिलसिला जारी है। इस वक्त हम तमाड़ के इलाके में हैं और आपको जानकर हैरानी होगी कि फिर एक बार एक पुल बारिश में बह गई है, ध्वस्त हो चुकी है। और ये जो तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें इस बात का प्रमाण है कि
किस तरह से कांची नदी पर बना हुआ ये पुल अब लोगों के आवागमन के लिए पहले की तरह तैयार नहीं है। मतलब लोग अब उस पार से इस पार नहीं आ सकते हैं। लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा ऐसे गांव उस पार हैं जो सोनाहातू की तरफ नहीं आ सकते हैं। बामलाडी का ये इलाका है और जो जानकारी मिल रही है कि अगर 2017 से बात करें, 2017 से ये पुल लोगों के लिए खोल दिया गया था और इसके बाद ये तीसरा मौका है जब लगातार पुल के अनियमितता को लेकर, उसके टूटने को लेकर खबरें सामने आ रही हैं। दीदी ये बताइए कि ये आप कब आई, क्या देखी जब सुबह आई थी? तो सुबह आए थे तो पानी बहुत ज़्यादा था और शाम को पुल तो टूट गया है, टूट के गिर गया। अच्छा। और सुबह के हम लोग देख रहे हैं तो यहाँ पुल गिर गया है, तो हम लोग गांव गए यार, बोले जे हम लोग का पुल टूट गया है, गिर गया है बोल के बोले, तो गांव का आदमी सब कोई मिल के आ गए देखने के लिए। उधर बमलाडी है, कुणबाहतू है, डिम्बुडी है, जामडी, माझिल्डी, बारेडी, दिंदली, मतलब 1 दर्जन गांव है। हाँ 1 दर्जन गांव है उधर। ये तस्वीर सामने आई है। ये बात सच है कि बारिश में ये पुल पूरी तरह से ध्वस्त हो गई, लेकिन इसके पीछे की कहानी पर अगर गौर करें और जब जांच रिपोर्ट सामने आएगी तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि पहला तो अनियमितता और दूसरी बात जो सबसे मजबूत पहलू है वो ये है कि बालू का अवैध तरीके से उत्खनन होने की वजह से ये पुल पूरी तरह से ध्वस्त हो गया और अब लोग 1 दर्जन से ज़्यादा गांव के लोग सोनाहातू नहीं आ सकते। कैमरा पर्सन संत के साथ अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 तमाड़। और सहयोगी अविनाश हमारे साथ इस वक्त रांची से लाइव जुड़ गए। अविनाश, रिपोर्ट जब आएगी तब आएगी, लेकिन रिपोर्ट से क्या ये तस्वीर बदल जाएगी? ये सवाल इसलिए भी क्योंकि अनियमितता की बात अगर जांच रिपोर्ट में सही होती है तब भी इसका नुकसान आम जनता को, इन इलाकों में रहने वाले लोगों को, अगर अवैध खनन की वजह से ये पुल ध्वस्त हो गई, ये टूट गई, तब भी क्या प्रशासनिक टीम या अधिकारी मार्फत जो भी संबंधित विभाग के लोग थे, क्या उनकी नजर नहीं थी या फिर सब कुछ जानबूझकर होने के लिए छोड़ दिया गया? भ्रष्टाचार की बाढ़ में ये पुल बह गई। नहीं, देखिए, अगर हम झारखंड की जब भी बात करते हैं और झारखंड में इस तरह के पुल निर्माण और निर्माण के दौरान अनियमितता की बात करते हैं, तब ये बात प्रमाणित होती है कि किस तरह से आप झारखंड गठन से लेकर अब तक की बात करें तो आपको कोदाई बाग से लेकर, जो बाबूलाल मरांडी का विधानसभा क्षेत्र हुआ करता था, उस वक्त बाबूलाल मरांडी मुख्यमंत्री थे, उस वक्त से लेकर अब तक की अगर हम बात करें तो ऐसे बहुत सारे ऐसे पुल हैं झारखंड के अंदर में जिस पर हम ये सवाल उठा सकते हैं कि किस तरह से झारखंड के अंदर जब ऐसे पुल का निर्माण होता है, उस निर्माण के दौरान किस तरह से अनियमितता बरती जाती है। उसका एक उदाहरण है कि बारिश के बाद अगर पुल की पिलर बह जाए, अगर पानी में ये पुल ध्वस्त हो जाए, अगर दर्जनों गांव के लोग उस पार से इस पार नहीं आ पाएं, तब ऐसे पुल के निर्माण का क्या औचित्य है, ये सरकार को भी सोचना चाहिए। और आपने सही कहा कि जो अधिकारी हैं वो तो जांच करेंगे और जांच में क्या आएगा वो सभी को पता है, लेकिन ये कैसे हुआ ये भी थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि जो सबसे नज़दीक इस पुल के पास जो पंप हाउस है, जो काम करते हैं, नकुल जी हमारे साथ है। नकुल जी, क्या आप लोगों ने देखा था इसमें? तो सर हम यही देखे हैं कि मैंने पानी बहुत ज़्यादा था, उसके बाद ये जो भोरे भोरे जो ये दोनों धंस गया ना, दोनों धंस गया, वो भोरे भोरे धंस गया है सुबह के वक्त। हाँ सुबह सुबह। अच्छा, इससे पहले भी कहा जाता है कि एक तो पहले से टूटा हुआ, एक तो पहले वाला बारिश में एगो धंस गया था। अच्छा, एगो पहले ही धंस गया था, पहले वाला बारिश में मोटा मोटी लगभग 1-1.5 सप्ताह हो रहा है वो। 1-1.5 सप्ताह। हाँ, यही बात है। जलेश्वर जी, आप क्या देखिए यहाँ पर? हाँ वो वाला पुल तो सुबह को ही टूट गया था, आदमी सब पार हो चुका, उसके बाद पुल टूट गया। हाँ, तो ये पुल से उधर कौन कौन सा गांव है? कुणबातू है, बमलाडी है, बारेडी है, माझिल्डी है, तो बहुत सारा गांव। हाँ बहुत सारे। अच्छा, हमको ये भी बता दीजिए कि अब जो आपके पीछे, जरा पीछे की तस्वीर भी दिखा दे नकुल जी, थोड़ा अगर आप इधर आ जाइए। ये पीछे आपको सिर्फ बालू का पहाड़ दिखेगा। ये बताने के लिए काफ़ी है कि इसी कांची नदी के
नदी से उठाया हुआ ये बालू है। ये बताइए, ये जो इतना बालू ऊपर रखा हुआ है, इसका तो यहीं से उत्खनन होता होगा? हाँ, ये तो जी हाँ, यहीं से होता है। जी हाँ। रात भर ये काम होता है, क्योंकि देख रहे हैं सड़क तो जो जाने वाली जो सड़क है वो आप छोटी गाड़ी से नहीं आ सकते। नहीं तो इस पर कभी कोई रोक नहीं, कोई आता नहीं है जांच के लिए? नहीं, तो आप क्या मानते हैं, ये एक बड़ी वजह है? बढ़िया वजह है। नुकसान क्या हुआ बताइए। नुकसान देखिए, पुल टूट के तो आम पब्लिक का भी नुकसान है। उस गांव का आदमी इस पार नहीं आ पा रहे, इधर का आदमी उस पार नहीं जा पा रहे। अब पहले ये बताइए, कितना दिन पर ये पुल बना था, कितना साल हो गया, याद है कुछ? ये लगभग 2017 में बना होगा। 17 में। उससे पहले पुल नहीं था। उससे नहीं था। उससे पहले नहीं था। अच्छा नकुल जी, अब ये तो आप, चूंकि आप यहाँ काम करते हैं, ये कोई अधिकारी आए जांच के लिए, आपसे कोई बातचीत हुई? हाँ, अधिकारी आए तो क्या बोले सर? अधिकारी कोई आए थे आपसे, बात उत किए, कैसे क्या हुआ? नहीं आए थे, कल निरीक्षण में कोई आए थे 3-4 आदमी, हम्म, तो उन लोग निरीक्षण करके देख के चले गए। खुद ब खुद? उन लोग पूछ रहे थे कि मैंने कितना पुल, मैंने कितना पिलर टूट गया है, क्या हुआ है, ये सब पता करके चले गए। तो वो तो देखने की चीज़ है कि दिख रहा है कितना टूटा है। हाँ हाँ, वही सब पता करके चले गए। देखिए, ये कह रहे हैं कि कुछ लोग ज़रूर आए थे, जिस खाना पूर्ति की हम बात करते हैं ऐसे झारखंड में, जहां अधिकारी आते हैं इस तरह के घटना के बाद खाना पूर्ति के लिए, तो ये खाना पूर्ति का कार्य हो चुका है। फिर से एक बार तस्वीर सामने है और आप देख सकते हैं कि क्या हालात है इस कांची नदी पर तो इस बिल्कुल वक्त। खानापूर्ति किस तरह तब भी से की गई जो जब इस पुल को बनाया जा रहा था। खानापूर्ति तब भी हो रही थी जब यहाँ पर कोई मॉनिटरिंग करने वाला नहीं था और अवैध बालू का खनन हो रहा था। लोगों की शिकायतें थी लेकिन उसकी सुनने वाला कोई नहीं था। और अब पुल ध्वस्त होने के बाद, आवाजाही बंद होने के बाद भी एक बार फिर से जानकारी के नाम पर खानापूर्ति ही की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश इस तमाम जानकारी के लिए। और अब देखते हैं झारखंड 2020।